हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हाथरस की मृतक लड़की के परिवार को न्याय दिलाने की एबीपी न्यूज की मुहिम को आप सबका जबरदस्त साथ मिला है। इस केस में सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, कई बड़े पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन ये न्याय अभी अधूरा है। ये न्याय तब तक अधूरा है जब तक हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई नहीं होती है। ये न्याय तब तक अधूरा है जब तक मृतक लड़की का परिवार डरता रहेगा। ये इंसाफ की लड़ाई तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती रहेंगी, और ये न्याय तब तक भी पूरा नहीं होगा जब तक उस मृतक लड़की के केस में राजनीतिक दल सियासत तलाशते रहेंगे। हाथरस केस में बहुत सारे अपडेट और डेवलपमेंट है, लेकिन आज एक बड़ा दावा यूपी सरकार की तरफ से किया गया। दावा यह किया गया कि हाथरस के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है। दावा है कि ये साजिश कुछ इंटरनेशनल संगठन रच रहे हैं। बाकायदा एक वेबसाइट के जरिए प्रदर्शनकारियों को यह बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कैसे करना है, आंसू गैस से कैसे बचना है, दंगा कैसे फैलाना है, और पुलिस जब आपको पकड़ ले तब क्या करना है। लेकिन इस दावे पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जहां ये निर्देश दिए जा रहे हैं उसी में अमेरिकी शहरों और न्यूयॉर्क की पुलिस का भी जिक्र है। तो क्या ये वही निर्देश है अमेरिका में अश्वेतों के समर्थन में हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों को जो दिए गए थे? और अगर ऐसा है तो फिर ये निर्देश हाथरस के प्रदर्शनों के दौरान क्यों दिए गए? ये कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमारी ये पहली रिपोर्ट आपको बताएगी। हाथरस की घटना पर आगरा में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। दिल्ली और लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों का आयोजन राजनीतिक दलों ने किया था। लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कल यानी 4 अक्टूबर को हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की जद में अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी आ गए थे। तो क्या हाथरस की घटना के लिए सड़कों पर उतरे जनता और नेता किसी साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं? क्या ये यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगे करवाने की साजिश है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही दावा है। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन में 2 बार यह दावा किया है। कल उन्होंने विपक्ष या किसी संगठन का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज उन्होंने विपक्ष का नाम भी लिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी जातीय दंगे का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जातीय और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। दावा है कि हाथरस को लेकर जातीय हिंसा फैलाने के लिए रातों रात एक वेबसाइट बनाई गई। वेबसाइट का नाम था justiceforhathrasvictim.card.co। वेबसाइट के जरिए पीड़ित परिवार के लिए पैसा भी इकट्ठा करवाने का आरोप है और दावा है
कि इस फंडिंग का इस्तेमाल दंगा भड़काने के लिए किया जाना था। ये वेबसाइट अभी नहीं खुल रही है, लेकिन इस वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ था, इसके कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद हैं। दावा है कि वेबसाइट पर बाकायदा प्रदर्शन, हिंसा या दंगा करने के निर्देश दिए गए थे। यह भी लिखा था कि इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है और बचना कैसे है। What not to wear? Don't put Vaseline, mineral oil और oil based sunscreen on skin। मतलब सनस्क्रीन मत लगाइएगा जिसमें भी तेल, बिल्कुल भी थोड़ा भी मात्रा में तेल हो। मिनरल ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा चेहरे पर। वैसलीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इससे केमिकल आपके स्किन के भीतर घुस जाएगा। केमिकल किस चीज का? टीयर गैस का। अगर आप पे टीयर गैस छोड़े जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज मत पहनिएगा क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है जब आप केमिकल के टच में आएंगे। आप कोई भी ऐसी चीज मत पहनिए जिससे आसानी से आपको पकड़ा जा सके, यानी किसी भी तरीके की ज्वेलरी मत पहनिए, टाई मत पहनिएगा और आपके बाल खुले ना हो। इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा। अगर आपके बाल खुले होंगे तो हो सकता है आपको बालों के जरिए पकड़ने की कोशिश की जाए। हम आपको एक बार फिर से ये बता दें कि ये सब दावे हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के निर्देश इस वेबसाइट पर लिखे थे, लेकिन हमने जब इन स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से पढ़ा तो देखा कि ये निर्देश अमेरिका में हुए दंगों को लेकर दिए गए हैं। जैसे एक स्क्रीनशॉट में हमने पढ़ा, अगर आप प्रदर्शन में जा रहे हैं तो कृपया अपनी रिसर्च कर लें कि जिस दंगे में आप जा रहे हैं वो वाकई हो रहा है या फिर कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा। उदाहरण के तौर पर सैन डिएगो और फिनिक्स में गोरों को सर्वोच्च मानने वालों ने लोगों को फुसलाने के लिए ऐसा किया था। यह भी पता चला है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हर रैली और प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग करेगा। सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अब अगर कोई हाथरस मामले को लेकर भारत के किसी भी शहर में दंगे भड़काएगा तो उसमें न्यूयॉर्क पुलिस या सैन डिएगो और फिनिक्स जैसे अमेरिकी शहरों का जिक्र क्यों करेगा? विपक्ष का आरोप है कि मामले को भटकाने के लिए सरकार की तरफ से साजिश की बात कही जा रही है। सीधा तौर पे ये सारे मसला को टालने के लिए, गुमराह करने के लिए कवायद शुरू हो चुके हैं। इसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आएगी कि वहां जाति दंगा फैलाने की कोशिश किया गया। इसके बाद ये भी इल्जाम आ सकते कि यूपीए सरकार को अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई साजिश हो रहे हैं। देखिए, सरकार जो कह रही कि हाथरस की घटना पर साजिश है, तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा? जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया। तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? फरवरी में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उसी दिन दिल्ली में दंगों की शुरुआत हो गई थी। दो दिन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे और इस दौरान दिल्ली जलती रही। बाद में तब भी यही कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए दिल्ली में दंगों की साजिश रची गई और इसके लिए भी फंडिंग विदेश से हुई थी। लेकिन तब शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। हाथरस में केस पुलिस की लापरवाही की वजह से खराब हुआ। जिला प्रशासन ने जब लड़की के शव को जबरन रात में ही जला दिया तो उसके बाद ज्यादा हंगामा हुआ और नेताओं को और सामाजिक संस्थाओं को अपनी राजनीति करने का मौका मिला। देखिए, हाथरस में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पहले दिन से ही सवालों के घेरे में थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सच पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। अब आरोपियों का परिवार भी सामने आ गया है और इस पूरी घटना की एक नई कहानी सामने ला रहा है। सवाल यह है कि पीड़ित लड़की के परिवार ने अब तक जो कहा और अब आरोपियों का परिवार जो कह रहा है, उसमें सच क्या है? अगर मेरे बेटा ने गुनहगार करा है तो दाढ़े से गोली मार दो। अगर मेरा बेटा गुनहगार नहीं है तो मेरा बेटा मुझे वापस दो।
वही लोगों की सोची समझी साजिश है जो अब ये लोग मोड़ उसे नया दे रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाथरस की हैवानियत का सच क्या है, जिस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया, जो परिवार पिछले कई दिनों से धमकियों और डर के साए में जी रहा है, अब उस परिवार के दावों और आरोपों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनता का और क्षेत्र का लोगों का कहना है कि वो बच्चे निर्दोष हैं। क्यों कि वो 14 तारीख को स्वयं चल के गई थी और उसने कहीं भी रेप और अन्य किसी बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने उसको बहला के समय समय पर तरह तरह के बयाने बदलवाते गए। आरोपियों का बचाव करने वाले ये हैं हाथरस के पूर्व बीजेपी विधायक राजवीर सिंह पहलवान। राजवीर सिंह के घर में रविवार को एक पंचायत हुई, जिसमें गांव के वो लोग इकट्ठा हुए जो इस मामले में आरोपियों के पक्ष में खड़े हैं। इस पंचायत में आरोपियों के परिवार के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने आरोपियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल। मैं लवकुश के पास ही थी जहाँ वक्त पर ये घटना उठी है, जब लवकुश के पास में चारा काट रही थी खेत में अपने में। मेरा बेटा निर्दोष बताया जा रहा है। मैंने तो खुद पानी लाके उसको बेटा से बोल के पानी मंगाया, पानी लाके उसकी माँ के हाथ में दिया कि बेटा लो भाभी इसे पिला दो, और मेरा बेटा निर्दोष बताया जा। मेरा बच्चा घटना वाले दिन गाँव में ना हो, वो करीब 7 बजे रोज की तरह ड्यूटी चला जाते चिल्लर पे, और घटना बिल्कुल असत्य है। जो बच्चे निर्दोष बताई जा रही है सबरे के सबरे, इनमें मौके पे कोई नहीं है। और मेरा बच्चा मेरे पास गाय पिला रहा था, पानी में उसके साथ था, बाल्टी भर भर के पानी पिला रहे, नवारे दोबारे। इन लोगों का कहना है कि जिन लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 3 लड़के निर्दोष हैं, और ये सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस सभा में मौजूद हैं, वो ये चाहते हैं कि उन तीनों लड़कों को रिहा किया जाए, और उनके पक्ष की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। नार्को टेस्ट के पक्ष में है, और नार्को टेस्ट की जो बात आई है उसको लेकर के यहाँ पर खुशी जताने के लिए ये सभा थी। हाथरस केस में आरोपियों का परिवार ये साबित करने में लगा है कि गैंगरेप हुआ ही नहीं, और इस सारी घटना की वजह पुरानी रंजिश है। मेरे बेटे को नाजायज फंसाया जा रहा है। मेरा बेटा वो टाइम वहाँ था ही नहीं, और ये पुरानी रंजिश है, उसे निभा रहे हैं। ये तो हमारी कोई रंजिश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। गांव में रह के ये टूटू में हर एक इंसान के साथ चलती रहती है, मगर ये रंजिश वाली बात है, ये कुछ भी नहीं है। 2000 में जो केस कभी कोई भी बात हुई हो कैसे भी है, तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो उसको ये लोग रंजिश का नाम दे रहे हैं, ताकि ये लोग हम लोगों को इस धमकी से मतलब वो कर रहे हैं कि ये रंजिश में बदल जाए, ये सब पूरा मोड़ जाए मामला, ये सब शांत हो जाए, ये चुपचाप बैठ जाए। मगर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोगों को न्याय चाहिए। जहां पीड़ित परिवार अभी भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं आरोपियों के परिवार की तरफ से नए और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उसकी माँ ने उसके भाई नहीं मारा है, उसका भाई मार के और गठरी लेके घर पे चले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है। अगर मेरे बेटा ने गुनहगार करा है तो दाढ़े से गोली मार दो, अगर मेरा बेटा गुनहगार नहीं है तो मेरा बेटा मुझे वापस दो और सजा उनको दो जिसने करा है। बार बार कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाए, CBI जांच कराई जाए, नार्को टेस्ट करवा जाए। वो अपने आप बच्चे को मार देंगे। मेरे साथ थी लड़की, कोई पर बेटी बुरी किसी को लगती है, को मार देगी। मेरी बेटी हंसती खेलती संग सोती, मेरे बगैर तो सोती नहीं थी वो। जब से गई है, जब से मुझे नींद नहीं आती है रात को। आरोप ये भी है कि पीड़ित लड़की और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन पीड़ित परिवार इस बात से साफ इनकार कर रहा है। एक जो बड़ी बात वीडियो जारी करके आरोपी पक्ष लगा रहा है वो ये है माँ जी कि आपकी बेटी अपनी इच्छा से वहाँ गई थी और उस लड़के से वो पहले से मिलती जुलती थी। जितनी बात बना ले जितनी थोड़ी है। मेरी बेटी निकलती नहीं घर से, जाती नहीं, मैं मुश्किल से लेके गई हूँ। मम्मी चल चल कर, नहीं मम्मी तुम जाओ दोनों जनी, तुम चले जाओ, मैं खाना बनाई। वो कहीं जाती नहीं थी, घर का ही सारा काम करती हूँ। तक हमारे अड़ोस पड़ोस के भाई बहन है उनके, वो उनसे भी बात नहीं करती थी, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। उस लड़के से बात करना तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने इतना बड़ा घर का ही सारा काम करती हूँ। तक हमारे अड़ोस पड़ोस के भाई बहन है उनके, वो उनसे भी बात नहीं करती थी, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। उस लड़के से बात करना तो बहुत बड़ी बात है।
तो अपने इतना बड़ा शासन है माँ बाप का कि वो माँ से बिना पूछे, हम बाहर भी जा रहे हैं ना तो भाभी मैं नहाने जा रही हूँ, वो बिना पूछे किसी के साथ ऐसे जा सकती हैं, किसी से मिलने जा सकती हैं। पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ फैलाई जा रही हैं जिससे पूरे केस को नया मोड़ दिया जा सके। सवाल है कि फिर नार्को टेस्ट कराने में क्या आपत्ति है? हमने कोई अपराध किया है? बच्चा भी हमारा गया तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? नार्को टेस्ट किसका होना चाहिए? डीएम साहब का करवाइए। किसका होना चाहिए? आईडीओ साहब का होना चाहिए। है जो एसओ दरोगा जो भी उसमें केस में शामिल हुए हैं उन लोगों का करवाना चाहिए। उन्होंने कितने पैसे लिए हैं इस बॉडी को खरीदने के लिए, इस केस को दबाने के लिए कितना खा रहे हैं? क्या सरकार भी बिक गई है? उनके सारे जो भी हैं बड़े बड़े अधिकारी सब बिक चुके हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब अब तक पुलिस से लेकर प्रशासन ने उनके साथ धोखा और जबरदस्ती की तो आगे इंसाफ की उम्मीद कैसे लगाएं? वहीं आरोपियों के बचाव में उनका परिवार भी सामने आ गया है। मान लो हमारे बेटा जुर्मबार हैं तो जो सजा बनते हो, फांसी की बनते हो, फांसी दे दी जाए। और गुआ के बचाव में अगर हम को बच्चा बचाव में हम को झूठ बोल रहे हो तो हमारी गोली हमें गोली मार दी जाए। इस बीच हाथरस में सवर्ण समाज की तरफ से भी आरोपियों के पक्ष में लामबंदी शुरू हो गई है। उन्हें निर्दोष बताने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दोषी कोई बचे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं। तो शिव डहरिया वो मंत्री जिन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ की घटना रेप की तो छोटी है, उस पर अधीर रंजन चौधरी ने तो निंदा प्रकट कर ली है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अभी भी चुप है। क्यों? कोई भी अपराध हो, कोई भी दर्द हो, सियासतदानों के लिए वो सिर्फ राजनीति का मुद्दा होता है। जैसे यूपी और छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटना पर अलग अलग राजनीतिक दांव खेले जा रहे हैं, वो आपने देख लिए। वैसे ही अब बिहार में भी चुनाव से पहले एक मर्डर का मामला गरमा रहा है। आरजेडी के एक दलित नेता की हत्या को लेकर लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा, वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। जो डर था वो हकीकत में बदल गया। तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा, वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सब मिल के साजिश करके मेरा पति का हत्या करवा दिया। बिहार में जब भी चुनाव आता है वो अपने साथ खून खराबे का दौर भी लाता है और पूर्णिया में हुए इस खून खराबे की भेंट चढ़ गए आरजेडी के पूर्व दलित नेता शक्ति मलिक। मेरा कभी भी राजनीतिक हत्या हो सकता है। रविवार को 3 बदमाशों ने घर में घुसकर शक्ति मलिक को मौत के घाट उतार दिया और इस खून के धब्बे लालू यादव के 2 वारिसों के दामन पर लगे हैं। मरने से पहले शक्ति मलिक ने जो आरोप लगाए थे, अब पत्नी ने उन आरोपों की वजह गिनवाई। तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा, वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, बोला मेरा पार्टी है, हम जैसा चलाए, मेरा सरकार होगा, हम जैसा चलाएंगे, तुम यहाँ से भागो। इस तरह से हमको तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए। मेरा पति राजनीतिक में था, राजनीतिक के थ्रू ही मेरा पति का हत्या करवाया गया है। लोग मिलके साजिश करके हत्या करवा दिया। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु, ये सब मिलके साजिश करके मेरा पति का हत्या करवा दिया। बिहार में 3 हफ्ते बाद विधानसभा चुनाव है, इसीलिए शक्ति मलिक की हत्या सियासत का मुद्दा बन गई है। शक्ति मलिक दलित नेता थे, इसलिए हर दल अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। यह पूरा मसला आरजेडी के बड़े नेता पैसा मांग रहे थे, लाखों रुपए मांग रहे थे, उगाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि दलित नेता शक्ति मलिक जी ने इनकार कर दिया था। और इसमें नाम खुद तेज प्रताप और तेजस्वी जी, दोनों का नाम दलित नेता की पत्नी ने स्वयं एफआईआर में दर्ज कराया है।
बीजेपी के आरोपों पर आज आरजेडी ने सफाई दी है। चुनाव के पहले ही यह सब क्यों होता है, ये पहला सवाल है। अगर आरजेडी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, वो पहले क्यों नहीं हुआ? आई क्वेश्चन द टाइमिंग। और आरजेडी के नेता सक्षम है, वो उसका जवाब जरूर बिहार के किसी मंच से या प्रेस मीट के माध्यम से देंगे। मैं कहूँ अनुसंधान करो, फांसी पर लटका दो, लेकिन जो आरोप लगाया था सर पैसे लेने, कह रहा हूं अनुसंधान करो, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कोई चीज होती है, करिए, फांसी पर लटकाइए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच पुलिस ने 6 लोगों को हत्या का आरोपी बनाकर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नंबर 1 हैं तेजस्वी यादव, फिर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु, अररिया के आरजेडी नेता कालू पासवान, सुनीता देवी और मनोज पासवान। शक्ति मलिक और हत्या के आरोपियों में से एक कालू पासवान की फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें कालू पासवान शक्ति मलिक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या हुआ कालो जी, काहे इतना परेशान है आप, बेचैन है? चल हमको भी काम करने दीजिए, अभी काम करिए। ऐसे में तो आप जनता को नजर से नहीं गिर जाइएगा, बोलते हैं गोली मार देंगे, ये कर देंगे। काहे पकड़िया तुम फोन करता है यार? काहे भैया, शांति से रहो, शांति से रहो, ठीक है? काम करो, जो कर रहा है करो। तो भैया आपसे ये पूछ रहे काहे इतना आप पागल हो गए हैं, आपको क्या दिक्कत है? पागल, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम फोन क्या किया हमको, ठीक है? फोन इसलिए किए कि सब जगह बोले घुरते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, काहे बोलते हैं? कुछ नहीं करेंगे, जिस दिन नजर पे तुम आ जाएगा, मेरे नजर में आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। काहे भैया? ठीक है, रखो फोन। क्या गलती हो गया भैया? जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पुलिस को साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, तो जिनके विरुद्ध भी साक्ष्य आएंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन जो भी है, आप हमारा जो इंसाफ कीजिए। इस कार्रवाई की नौबत ही न आती अगर पुलिस ने शक्ति मलिक की जान की हिफाजत की होती, और जिस तरह इस हत्या को अंजाम दिया गया, उससे भी बिहार पुलिस की पोल खुल गई। दरअसल जिस जगह पर शक्ति मलिक का घर है, उसकी दीवार और एसएसबी मुख्यालय की दीवार एक है। अगर आप सामने देखेंगे तो देख सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल का जो मुख्यालय है, उसका ऑफिस ठीक है। वहीं अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अगर आप ठीक घर के मतलब सड़क को पार करके देखेंगे, तो ये मनोज कुमार जो यहाँ के डीडीसी हैं पूर्णिया के, उनका घर यहाँ पर मौजूद है। यही नहीं, अगर आप इन प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ठीक अगर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो यहाँ से मतलब 15 से 20 कदम की दूरी पर महिला थाना और SC/ST जो थाना है जिले का, वो मौजूद है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस घर के ठीक पीछे की घर की दीवार की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो जज हैं पूर्णिया के, उनका घर तक मौजूद है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार में ऐसी संवेदनशील जगह, ऐसी महत्वपूर्ण जगह जहां पर जिले के तमाम बड़े आला अधिकारियों का घर हो, जहां पर बड़े मुख्यालय हो, उस जगह पर सुबह के वक्त में 3 कातिल आते हैं और गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर साफ तौर पर सवाल उठना लाज़िमी। एक और मौत का सवाल बार बार उठ रहा है और जवाब नहीं मिल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। हमने इसे सुसाइड इसलिए कहा क्योंकि अब एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी, उनकी हत्या नहीं हुई थी। इस दावे से मुंबई पुलिस और शिवसेना बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इन्हीं की साख सबसे ज्यादा दाव पर लगी थी ना। 114 दिन यानी पिछले 3 महीने और 22 दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस नेशनल हेडलाइन बना हुआ है। शुरुआत सुशांत की मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलाने से हुई थी। सुशांत को डिप्रेस करवाने का जिम्मेदार बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को बताया गया। फिर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी खलनायिका बन गई। बाद में केस ड्रग्स की दिशा में मुड़ गया। रिया इसी आरोप में जेल भी चली गई। ड्रग्स केस में ही दीपिका पादुकोण और सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियों से भी पूछताछ हो गई, लेकिन सुशांत की मौत कैसे हुई इसकी बात नहीं हुई। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को शुरुआत से ही सुसाइड बताया था। सुशांत के परिवार वाले और वकील इसे हत्या बता रहे थे। कुछ आत्मघाती चैनल सुशांत की आत्महत्या को हत्या साबित करने पर तुले रहे।
लेकिन अब एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुशांत की मौत हत्या नहीं, आत्महत्या थी। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को दी है। 7 डॉक्टरों के फॉरेंसिक पैनल के हेड सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट में लिखा है कि हमने सारे संदेहों की जांच की और अब सभी 7 डॉक्टर एकमत पर पहुंचे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत लटकने से हुई, ना कि गला दबाने से। यानी इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। मुंबई पुलिस इसे अपनी जीत बता रही है, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल मुंबई पुलिस पर ही उठे थे। पता लगा है कि एम्स के पैनल ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो हमारे कूपर हॉस्पिटल की, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की और हमारी फाइंडिंग थी कि एक ये सुसाइड का केस है, उसको अपहोल्ड किया है। तो हमें फ्रैंकली इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, इस तरह सच्चाई निकल के सामने आती है। एक्टिवेटेड कैंपेन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा अवश्य चलाया गया, ना केवल हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए बल्कि पूरे मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ट्रुथ हमेशा प्रिवेल करती है। हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन पे पूरा भरोसा था, अपनी सच्चाई पे पूरा भरोसा था और सच्चाई सामने आके ही रहती है। सुशांत केस की वजह से शिवसेना की भी खूब बदनामी हुई। सरकार पर तथ्यों को दबाने और छिपाने के आरोप लगे। इसलिए एम्स की रिपोर्ट के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। लिखा है, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। सुशांत सिंह मामले में आखिर यह सच सामने आ चुका है। इस मामले में जिन्होंने महाराष्ट्र को बदनाम किया, उनका वस्त्र हरण हो चुका है। ठाकरी भाषा में कहें तो सुशांत आत्महत्या प्रकरण के बाद कई गुप्तेश्वरों को महाराष्ट्र द्वेष का गुप्त रोग हो गया था। लेकिन 100 दिन खुजाने के बाद भी हाथ क्या लगा? एम्स ने सच्चाई बाहर लाई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। उसका खून नहीं हुआ है। सबूतों के साथ ऐसा सच एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता सामने लाए हैं। सामना के संपादक शिवसेना के सांसद संजय राउत हैं। वही संजय राउत जो कंगना रनौत के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। आज उन्होंने अपने संपादकीय में सुशांत को एक चरित्रहीन अभिनेता बता दिया। लिखा, सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। बिहार की पुलिस को हस्तक्षेप करने दिया गया होता तो शायद सुशांत और उसके परिवार की रोज बेइज्जती होती। बिहार राज्य और सुशांत के परिवार को इसके लिए मुंबई पुलिस का आभार मानना चाहिए। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए कोई मुद्दा न होने के कारण नीतीश कुमार और वहां के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया और आखिरकार ये महाशय नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी खाकी वर्दी का वस्त्र हरण हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कांग्रेस मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है। इसलिए एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट से कांग्रेस भी गदगद है। सबको ये पता था कि जबरदस्ती रिया चक्रवर्ती और खासकर बहुत सारे बॉलीवुड के हमारा एक्टर और एक्ट्रेस, ये सबको मुझे लगता था कि बेवजह इन लोगों को तकलीफ दिया जा रहे हैं। एक रिया चक्रवर्ती जैसी एक महिला को जबरदस्ती एनसीडब्ल्यू ने फंसा के उनको जेल सलाखों के पीछे रखे, उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। रिया को रिहा करना चाहिए, ये जरूर मेरा मांग रहेगा। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई अब एक बार फिर मुंबई जा सकती है और अब सीबीआई की जांच सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल पर हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूं? दरअसल अब हम आपको दिखाएंगे वो सच जो इन दिनों कई आत्मघाती न्यूज चैनल्स की हकीकत बन चुका है। ये एक मजाक है, लेकिन इसका मैसेज बहुत सीरियस और गंभीर है। देखिए और एंजॉय कीजिए। रद्दी न्यूज रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव और मैं सपना फ्रॉम नाला सोपारा। पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। हाँ, दूध वाला है नहीं सर? ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? Where are you, दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? पानी का ग्लास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो, जग दो, जग दो, मुझे जग दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे जग दो, जग दो,
दो जग दो, आराम से पियो सर। आपको इस इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है। जी जी जी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के अनुभव को छोड़ के आज आप यहां पर 55 साल के अनुभव के साथ आए? बताइए, बोलिए। बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए। नहीं, बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे? नहीं मैं बोलिए तो सही। बोलने तो देंगे आप, मुझे बोलने देंगे आप, बात ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। सर वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, चुप कराया जा रहा है। एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। अबे चूसल पाड़ा के चोमू, मैं आप ही की तरफ हूँ मैं। गुड। हाँ। सच सच बता, तू है कौन? मैं कह रहा हूँ, मैंने पुलिस बुला लेनी। पुलिस को मत बुलाना सर। कौन है तू? बता। मेरी बात सुनो सर। सर मैं कोई एक्टर नहीं हूँ सर, मैं तो दूध वाला हूँ सर। ये मेरे को जबरदस्ती इधर एक्टर बनाकर ले आए सिर्फ अपनी खबर बनाने के चक्कर में सर। कौन लेके आया? कौन लेके आया था तुझे? सर ये लेकर आए। नहीं नहीं, ऐसे मुझे दूर पड़ता है, तू मार। अभी मुझे प्यास लग गई है, मुझे जग दो, मुझे जग दो, जग दो, मुझे जग दो। अरे जग दो, मुझे जग दो, जग दो। अरे ले रे, मुझे जग दो। दिन उसकी